हेलो दोस्तों, तो हमारे इस अस्त्र विद्या यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं SU-30 MKI एयरक्राफ्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1995 में शुरू हुई थी, जबकि रशिया की इरकुट कॉरपोरेशन ने इसका निर्माण किया था। और बाद में इसमें कुछ इंडियन स्पेसिफिक एडवांसमेंट चेंजेस करके इसे इंडियन स्पेसिफिक बनाया गया और इसे नाम दिया गया SU-30 MKI। और इसे जॉइंटली बाद में डेवलप किया गया सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। ये इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया SU-30 MKI नया एयरक्राफ्ट था। थोड़े से चेंजेस इसमें काफ़ी किए गए थे। 1995 से लेकर 1998 तक इसके 2 प्रोटोटाइप बनाए गए और पहले प्रोटोटाइप की फर्स्ट फ्लाइट हुई थी जुलाई 1997 में और इसका प्रोडक्शन इरकुट प्लांट में सन 2000 में स्टार्ट किया गया। और बाद में अक्टूबर 2000 में भारत इंडियन गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट के बीच एक MOU साइन किया गया, जिसके अंतर्गत SU-30 MKI का पूरा प्रोडक्शन और असेंबली इंडिया में HAL के प्लांट में की जानी थी। SU-30 MKI में भारत ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। इसमें ज़्यादातर HAL ने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स में चेंज किया और इंडिया की ज़रूरतों के हिसाब से कुछ कंपोनेंट्स डेवलप किए थे। और बाद में इजरायली एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसमें लगाया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और इसी वजह से SU-30 MKI ओरिजिनल मैन्युफैक्चर्ड रशियन SU-30S से काफ़ी ज़्यादा एडवांस और भारत की ज़रूरतों के हिसाब से अच्छा बन गया। SU-30 MKI के इंजन की बात की जाए तो 2 इंजन इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। AEL-31FV टर्बोजेट इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 इंजन होने के वजह से ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट कर पाता है। और अगर किसी आपातकाल सिचुएशन में एक इंजन अगर फेल भी हो जाए, तो भी ये एयरक्राफ्ट अपने मिशन को अंजाम देकर वापस आने की क्षमता रखता है। इस एयरक्राफ्ट के रेंज की बात की जाए तो एक बार फ्यूल लेने के बाद एयरक्राफ्ट 3000 किलोमीटर तक जा सकता है। और इसमें एयर रिफ्यूलिंग की सुविधा मौजूद होने की वजह से अगर इसमें हवा में ही ईंधन दिया जाए तो लगभग 8000 किलोमीटर तक ये विमान जाकर अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। इसमें लगने वाली मिसाइलों की बात की जाए तो इसमें रशियन ओरिजिन R-73 और R-77 एंड इंडियन मेड अस्त्रा और ब्रह्मोस मिसाइलें भी लगाई जा सकती है। इस एयरक्राफ्ट में थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये एयरक्राफ्ट SU-30 एयरक्राफ्ट चाइनीज SU-30 एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा मैन्यूवरेबल बन जाता है। ये एयरक्राफ्ट एक हेवी वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होने की वजह से इंडियन एयरफोर्स इस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती है। और इसके स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की बात की जाए तो लगभग 272 की संख्या में ये इंडियन एयरफोर्स में मौजूद है। और चाइना को देखते हुए टेंशन की वजह से इसमें और 12 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में ऑर्डर किए गए हैं। अब बात करते हैं SU-30 MKI के कॉस्ट के बारे में। तो एयरक्राफ्ट ये ओरिजिनल मेड SU-30S से काफ़ी ज़्यादा महंगा गिरता है, लगभग 150 करोड़ रुपए। ओरिजिनल SU-30 एयरक्राफ्ट की कॉस्ट आती है डायरेक्ट परचेस करने के बाद लगभग 270 करोड़ रुपए। और HAL के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया गया SU-30 MKI इंडियन एयरफोर्स को गिरता है लगभग 417 करोड़ रुपए को। इसमें डिफरेंस इतना आता है कि लगभग 150 करोड़ रुपए महंगा गिरता है SU-30 MKI। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मीडिया में पूछे गए थे और इन सवालों के जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि इसके स्पेसिफिकेशंस SU-30S से काफ़ी डिफरेंट है और इसका प्रोडक्शन काफ़ी स्मॉल स्केल पर होता है, इसके लिए इसकी यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। और ये फुल्ली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ लिया गया है और इसे असेंबल किया जाता है, तो कुछ पार्ट रशिया से भी मंगाने पड़ते हैं। और इसके लाइसेंस के इशू में कुछ लाइसेंस भी रशिया को भी पे करनी पड़ती है इंडियन गवर्नमेंट को। तो यही ड्रॉबैक है कि हम अपना खुद का फाइटर जब तक डेवलप न करें तब तक हमें ये लाइसेंस भी दूसरे देश को देनी पड़ती है और रशिया पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है।
अगर हम कोई भी नया SU-30M के विमान बनाना चाहे तो इसके कुछ पार्ट्स हमें रशिया से ही मंगाने पड़ते हैं, क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स सिर्फ ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से ही बना सकते हैं और हमें उन्हीं से ही पार्ट लेने पड़ते हैं। इसी वजह से विमान की कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है और ये पार्ट्स सिंह अकेले नहीं आते हैं, तो इनको पूरी टूल किट के साथ खरीदना पड़ता है। इन्हीं कारणों की वजह से भी ये टूल किट काफ़ी महंगी हो जाती है और कुछ एडिशनल पार्ट्स भी हमें इसके साथ खरीदने पड़ते हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से एयरक्राफ्ट की कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है और हमें दूसरे देश पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर हम चाहें तो इस एयरक्राफ्ट को किसी तीसरे देश को बेचना चाहे तो भी हमें रशिया की परमिशन लेनी पड़ती है। तो इन्हीं सभी ड्रॉबैक्स की वजह से हमें रशिया पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है SU-30M के लिए। इन्हीं सभी ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हमें स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम तेजस MK2 और AMCA पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उन्हें ही जल्द से जल्द डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को स्क्वाड्रन्स की कमी हमेशा से रही है। उसी को भरने के लिए हमें स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम को ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे ये होगा कि भारत में रोज़गार भी ज़्यादा निर्माण होगा और हमारी बहुमूल्य राशि विदेश में जाने से भी बचेगी और हमें किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं होना होगा। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।